मुझे भारत से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं इस समय गोरखपुर से लेके पुणे के बीच में किसी एक शहर में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ। दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन पता है पिछला चैप्टर पढ़ने के बाद इस वाले चैप्टर के आने की खुशी घर जाने से ज्यादा है, क्योंकि इस बार जो हमने उम्मीदें लगा रखी थी कि ज़ीबक देखने को मिलेगा, हमें बाकी के रॉक पायरेट्स का सीन देखने को मिलेगा, वो सब तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें इस वाले चैप्टर में पता चली है कि आखिर ड्रैगन क्या चीज था। और तुम्हें पता होगा कि हमें काफी समय से स्टोरी में ये चीज बताई गई है कि कुमा एक बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भी हमें कभी समझ में भी बात नहीं आई थी कि आखिर जोरो को उसने लूफी का इतना सारा पेन क्यों दे दिया था बैक इन थ्रिलर बार्क आर्क। वो सारी चीजें भी इस चैप्टर में बता दी गई हैं। अब इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ भाई, तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि तुमने अपने बाल छिलवा दिए क्या, तो हाँ भाई हटा दिए हैं। समय समय पे तुम लोग भी करा लिया करो, डैंड्रफ वगैरह जो है जो स्कैल्प पे भरा होता है वो हट जाएगा, बाल वगैरह नहीं झड़ेंगे तुम्हारे, जो तुम्हारी एज ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ के जो बाकी लौंडे उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, मेरे को नहीं होती उतनी ज्यादा। खैर मैन टू मैन एक टिप मैंने दे दिया, उसके लिए एक लाइक कर दो और तुम लोग सब्सक्राइब भी कर दो। भाई मेरे बोलने की वजह से तुम में से काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। पता है मेरे मंथली सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर बढ़ा करते थे इससे पहले, ऑल्दो व्यूज उतने ही आते थे, बट सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर्स मेरे को हर मंथ मिलते थे। इस बार मैंने बोलना स्टार्ट किया और फिर मेरे को पता चला कि हाँ तुम में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो पर वीडियो के एक्साइटमेंट में सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। बोलने की वजह से तुम में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले, तुम लोग का सपोर्ट हमेशा से रहा है, नहीं भूला हूँ मैं किसी को आज तक, मोस्टली मैं नहीं भूला हूँ। कुछ लोग के नाम ही अजीब अजीब हो जाते तो मैं भूल जाता हूँ, पर आज भी डिस्कॉर्ड वहीं पे, और तुम में से अगर किसी को भी मेरे से बात करनी है मैं उसी जनरल वीसी में बैठता हूँ, और आ जाओ यार, वहां पर भी बकचोदी कर सकते हैं। एंड गाइस उसी के साथ अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 1097, इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है जिनी। जैसा कि मैंने तुम लोग को स्पॉइलर वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जिनी प्ले करेगी, तो वो चीजें हमें देखने को मिली। और इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जिनी यहाँ पर कुमा के साथ रहती है। कुमा का जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक वो ट्राई करता है खुद को कि वो नीगा की तरह बन पाए, और वो लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन उस हेल्प के चक्कर में उसको खुद भी बहुत ज्यादा पेन होता है, जो कि मैं तुम्हें अभी चैप्टर के एंड में बताऊंगा। और जिनी ये सारी चीजें समझती है और वो जानती है कि आखिर कुमा किस टाइप का आदमी है, उसके प्रति उसका जो ग्रेटिट्यूड है, जिस तरह से वो उसको ट्रीट करती है, उसी की वजह से इस चैप्टर का नाम जिनी पड़ा हुआ है। और ठीक यही चीज हम कवर पेज में भी देख सकते हैं, जहां पर इस समय कुमा जो है वो मछलियां पकड़ रहा है, अपने बॉडी के स्ट्रेंथ का यूज करके बस एक झापड़ मार रहा है और मछलियां ऐसे निकल जा रही है, बिल्कुल क्रिश की तरह। जिस तरह से उसने क्रिश वाली मूवी में मछली पकड़ा करता था, वही काम यहाँ पर कुमा कर रहा है और जिनी उसके साथ यहाँ पर खड़ी है। सो नाउ कमिंग टू द चैप्टर। और हाँ, चैप्टर से याद है तुम में से किसी ने कॉमेंट किया था कि क्या इसके पीछे भाई 100 रुपए का नोट है। नहीं भाई, 100 रुपए का नोट नहीं है, ये हैदराबाद का मेट्रो कार्ड है, इसी के पीछे रखता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सो स्टार्टिंग द चैप्टर स्टार्ट होता है उसी गांव से जहां पर, मतलब सॉर्बेट किंगडम के एक एरिया से जहां पर पिछली बार कुमा लैंड किया था, वहां से बचकर आया था। और अब 8 साल बीत चुके हैं, कुमा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर गॉड वैली इंसिडेंट को हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम से इस समय 30 साल पहले की बात है ये। यहाँ पर कुमा बच्चे से बड़ा हो चुका है, वो 17 साल का हो चुका है और एक चर्च का पंडित भी बन चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कुमा लोकल सिटीजन की हेल्प कर रहा है, अपनी पावर्स का यूज करके उनके बॉडी से सारा पेन गायब कर रहा है। यहाँ के लोग कुमा को बोलते हैं कि वो उस टाइम से इस चर्च में आ रहे हैं जब उसका बाप यहाँ पर हुआ करता था, और वो लोग अचानक से चौंक गए और घबरा गए जब पूरी की पूरी फैमिली ही एक अचानक से किडनैप हो गई, मतलब गायब हो गई। मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन इन लोगों को पकड़ के ले गए थे स्लेव्स बनाने के लिए। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि गाँव का जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है और खुश है, और वो उम्मीद करते हैं कि उसके माँ बाप भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुमा को, जो कि एक बूढ़ी औरत के ऊपर अपनी पावर्स का यूज कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने लूफी के ऊपर यूज किया था बैक इन थ्रिलर बार्क आर्क। तो वो इस बूढ़ी औरत के अंदर से सारा पेन बाहर निकाल रहा है। एक और चाचा लाइन में खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि उसको गांड में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द भी उसको बाहर निकालना है। क्या कर रहे हो कुमा भाई आप यार, ये पंडित बने हुए हो। खैर यहाँ पर इस बूढ़ी अम्मा का कहना है कि कोई भी यंग आदमी इस कंट्री में अब रहता नहीं है, और इसी वजह से ये लोग और भी ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग कुमा का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और अब जो तुम फ्री का माल बांटोगे तो और भी लोग लेने आ जाएंगे। तो एक और बुढ़ऊ उनसे पूछता है कि यार ये काम तुम क्या वीक डे पे भी कर सकते हो, मतलब मंडे टू फ्राइडे में भी कर सकते हो। तभी जोर से एक आवाज आती है, नहीं निकल जा बुड्ढे यहाँ से, सिर्फ संडे को मिलेगी सर्विस। और अगले पैनल में हम देखते हैं जिनी को, यानी कि बोनी की माँ, और क्या माँ लग रही है यार ये, मतलब तुम देखो इसको यार, सही लग रही है। बहुत समय बाद कुछ बढ़िया देखने को मिला यार मांगा में। यहाँ पर जिनी उन बुड्ढों के ऊपर चिल्ला रही है कि तुम लोग साले इतना ज्यादा हेल्प लेके जाते हो, फिर उसके बाद और भी ज्यादा मांग रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती। यहाँ पर जिनी बोलती है कि अपने जबड़े चलाना बंद करो, ये कोई नर्सिंग होम नहीं है। इस पे वो बूढ़े लोग बोलते हैं कि अगर ये इतनी ज्यादा क्यूट नहीं होती तो हम इसको बोलते कि अपना मुंह साफ करके आ, इस तरह से बात मत कर। और ये बुढ़े ये भी बोलते हैं कि हर रोज इसके दरवाजे
दरवाजे पे बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मेरे से शादी कर लो, इतनी ज्यादा सुंदर दिखती है। लगता है इस पूरे गांव में इन लोगों ने पहली बार किसी औरत को देखा है। खैर मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि जिनी की एज अब 21 साल हो चुकी है, जहाँ पर कुमा अंडर 18 है, जिनी यहाँ पर बड़ी हो गई है, तो उस बारे में बातें कर सकते हैं। कोई FBI वगैरह नहीं आएगी मेरे को पकड़ने के लिए। और बूढ़े लोग भी ये बोलते हैं कि कुमा के होते हुए जिनी से और कोई शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुमा का फेस देख के इतना ज्यादा काम फील होता है कि कोई भी लड़की बहुत कंफर्टेबल फील करेगी उसको देख के। यहाँ पर जिनी कुमा को डांट रही होती है कि तू इतना ज्यादा दानी मत बन, लेकिन यहाँ पर सिटीजन्स भी बोल रहे होते हैं कि यार हम डोनेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प कर पाए, लेकिन हमारे ऊपर इस कंट्री में इतना ज्यादा टैक्स लगा हुआ है कि हम चाह कर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। तुम लोगों ने तो नए राजा के बारे में सुना ही होगा। यहाँ पर सॉर्बट किंगडम में एक नया राजा आ गया है जिसका नाम है किंग बिकोरी, और ये राजा इतना बड़ा है, ये बंदा सेलेस्टियल ड्रैगन्स को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करेगा। और इस बंदे को इवन हम बूढ़े लोगों की भी परवाह नहीं है। अगर हम बूढ़े लोग भी टैक्स नहीं दे पाएंगे तो ये हमें पकड़ कर जेल में बंद कर देगा। अभी कुछ समय पहले एक बूढ़ा आदमी ऐसे ही जेल में भूखा प्यासा मर गया। ये बंदा इतना हरामी है कि जिन लोगों को इसने जेल में बंद किया उनको खाना भी नहीं देता, और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बोलने पर ही ये अपनी चड्डी उतार कर उनके सामने झुकने को तैयार हो जाता है। ये बूढ़े लोग आगे बोलते हैं कि अगर हम अपने परफेक्ट कंडीशन में ना रहें, अगर हम दर्द की वजह से काम ना कर पाए, तो ये हमें जान से मार डालेगा। ये बात सुनकर कुमा बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी बॉडी से कितना भी पेन हो उसे दूर कर दूंगा, और अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो उसे भी हटा सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरे पास हर वीकेंड आ सकते हो। और ये चीज सुन के हर कोई कुमा को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुमा के सामने एक बहुत बड़ा सा बबल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने थ्रिलर बाग में देखा था। पेन का एक बहुत बड़ा सा बबल है जिसको कुमा एक जोर की सांस लेता है और फिर उसको अपने अंदर समा लेता है। मतलब वो सारा पेन जो जोरो ने झेला था उसी टाइप का सारा पेन कुमा अपने अंदर ले लेता है। इतना पेन लेके कुमा की गांड फट जाती है और पूरे चर्च में एकदम चीखने की आवाजें आती हैं कि कुमा को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इतना ज्यादा दर्द देख के इवन जिनी भी बैठ जाती है डिप्रेशन में और रोने लगती है, और उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कुमा इतना ज्यादा क्यों हेल्प करता है सबकी। अब हर बार यही होता है कि कुमा जब भी पेन को अपने अंदर लेता है तो उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो खुद भी बहुत ज्यादा मतलब दर्द फील कर रहा होता है, तो जीनी उसका ख्याल रखती है और वो उसको बोलती है कि गाँव के लोगों को नहीं पता है कि तुम उनके लिए कितना ज्यादा पेन झेलते हो, कितना ज्यादा दर्द तुमको उनकी वजह से झेलना पड़ता है, और तुम ये काम हर हफ्ते दर हफ्ते करते रहते हो। इस पे कुमा बोलता है कि यार मैं चाह कर भी ये सिचुएशन नहीं चेंज कर सकता। अगर कोई भी इंसान उस पेन को अपने अंदर नहीं लेगा तो वो पेन वापस से उसी आदमी के अंदर चला जाएगा जिसके अंदर से मैंने निकाला था। अगर कोई इंसान उस पेन को लेके नहीं झेलता तो वो पेन वहां से गायब नहीं हो जाएगा, वो सारा दर्द जो उसने बाहर निकाला वो वैनिश नहीं हो जाएगा, मतलब वो वहीं पर रहेगा और समय के साथ वो उनके बॉडी में वापस चला जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि कुमा की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बुकानिया ट्राइब से है, तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, उसकी झेलने की एबिलिटी भी ज्यादा है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता है कि वो लोगों के लिए ये काम कर पा रहा है। कुमा जिनी को ये बोलता है कि सॉरी यार मेरी वजह से तुमको ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा ताकि मैं ये सारा पेन आगे चल के और ज्यादा झेल पाऊं। इस पे जिनी बोलती है कि यार ये पॉइंट नहीं है, तू समझ नहीं रहा कि मुझे किस चीज से ज्यादा पेन होता है। प्यार करती है वो तेरे से भाई, समझ क्यों नहीं रहा तू ना। ये चीज सुन के तुम्हें ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि आखिर जोरो के साथ क्या हुआ था। नहीं पता चला तो मैं तुमको बता देता हूँ। तुम्हें याद होगा नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट, वन ऑफ द लेजेंडरी मोमेंट्स इन वन पीस। अब कुमा इतना अच्छा बंदा तो आखिर जोरो को उसने सारा पेन लेने के लिए क्यों बोल दिया? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ही पेन लूफी के अंदर से निकला था और वो बहुत ज्यादा था, वो वापस से लूफी के बॉडी के अंदर चला जाता और लूफी खुद को हील नहीं कर पाता और इवेंचुअली वो पकड़ा जाता नेवी के थ्रू। और उसी तरह से वो पेन कुमा भी अपने अंदर नहीं ले सकता क्योंकि कुमा ऑलरेडी अपने लिमिट्स पर चल रहा था, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन हो रखा था, तो अगर वो पेन लेता तो वो खुद ही मर जाता। उसको और भी कुछ काम करने थे जो शायद ड्रैगन ने उसको दिए होंगे, और इसीलिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था उस पॉइंट पे वो था जोरो। और कुमा ने चुपचाप जोरो को यही बोला कि अगर तू अपने कैप्टन से इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा लॉयल है, तो उसकी सारी पेन को अपने अंदर ले। और हमने देखा था कि जोरो का क्या हालत हुआ था उस टाइम पर। और कुमा ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया हुआ कि वो एक्सप्लिसिटली हर टाइप की बीमारी को नहीं ठीक कर सकता। मतलब अगर कैंसर वगैरह जैसी बीमारी हो जाए, जैसे कि रॉजर को हो गई थी, एक इनक्यूरेबल डिसीज हो गया था उसको, तो वो सारी चीजें ये नहीं हटा सकता। नॉर्मल माइल्ड बुखार वगैरह जो भी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हो जाता है वो सब वो हटा सकता है किसी की भी बॉडी में से। खैर जिनी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हर औरत की तरह उसको भी खाना खाना बहुत पसंद है, और गांव के लोगों ने आज थोड़ा सा खाना इन लोग को डोनेट भी कर दिया है, तो आज ये लोग पेट भर के खाना खाएंगे। गाँव के लोगों से याद आया, आखिर कुमा गाँव के लोगों की इतनी ज्यादा हेल्प इसीलिए करता है क्योंकि अगर वो उनके अंदर से पेन निकाल देगा तो किसी तरह से वो बाकी के वीक डे पर काम कर पाएंगे और अपने हिस्से का पैसा भर पाएंगे, नहीं तो वो उनका जो किंग है वो उन्हें जान से मार डालेगा। कुमा ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि ये इसका होम टाउन है, मतलब बर्थ लैंड है, और वो
वो अपने होम टाउन से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। खैर समय का सुई आगे बढ़ता है और अब 25 साल प्रेजेंट टाइम से पहले की बात है, जब कुमा की एज अब 22 साल हो चुकी है, यानी कि 5 साल आगे जो भी हमने जस्ट सीन देखा था। और अचानक से जिनी खुद ही कुमा को प्रपोज कर देती है कि कुमा चल शादी कर लेते हैं, सुहागरात भी तो मनानी है। और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को बैंक कैसे करेंगे, क्योंकि कुमा का साइज देख के मुझे यही लगता है कि जिनी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी या भगवान को प्यारी हो जाएगी या जिसको भी प्यारी हो जाएगी, मुझे समझ में नहीं आता। देखो वन पीस के साइजिंग में इश्यूज हैं, ठीक है, बात मानो तुम मेरी। एक बार ओडेन को देख लो, एक बार टोकी को देख लो, मुझे समझ में नहीं आता होगा कैसे, कहाँ जाएगा और किधर जाएगा। जा रहा हूँ ब्रजर पर। और ये बात इवन कुमा को भी पता है। कुमा भी बोलता है कि हम शादी नहीं कर सकते, ये चीज तुम नहीं ले पाओगे, ये बहुत बड़ा है। जिसपे जिनी बोलती है कि क्यों नहीं कर सकते, क्या बोल रहा है तू, बिल्कुल कर सकते हैं हम, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और तू मुझसे प्यार करता है ना। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ जिनी को कि देखो यार, हर चीज प्यार से नहीं सॉल्व हो सकती। कुछ चीजों के लिए एक्चुअली में फिजिकली आपको केपेबल होना पड़ेगा यार। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें। इसके आगे जिनी और भी लाइनें बोलती है जो इसको और भी ज्यादा सेक्सुअल बनाता जा रहा है। जहाँ पे जिनी इस समय कुमा से बोल रही कि तुझे तो खुशी होगी ना वो सब मेरे साथ शादी करके। इस पे कुमा बोलता है कि हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन तुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा यार। मुझे पता ये बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, पर कुमा का यहाँ पे दर्द से मतलब ये है कि उसने अपनी माँ के साथ देखा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसको सेलेस्टियल ड्रैगन्स लोग किडनैप करके चले गए थे, क्योंकि वो बुकानियर ट्राइब के किसी मर्द की वाइफ थी। और जो कुछ भी उसके परिवार के साथ हुआ वो ये नहीं चाहता कि ये चीजें जिनी के साथ भी हो। खैर ये सब डिस्कशन चल ही रहा होता कि कुमा तब तक अखबार खोल लेता है और अखबार में वो देखता है कि फ्रीडम फाइटर्स करके एक ग्रुप है जो कि इस समय किंगडम्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब वांटेड पोस्टर्स भी निकल चुके हैं। और हाँ, जब मैंने वांटेड पोस्टर्स देखा था मुझे लगा था ड्रैगन की बाउंटी देखने को मिल जाएगी, बट वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। खैर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, मतलब जहाँ पर अभी कुमा है और ड्रैगन ये सारे कांड जो कर रहा है दुनिया में घूम घूम के, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम हो सकता है। क्योंकि ठीक 25 साल पहले रॉजर ने भी वन पीस को खोजा था। हाँ, ये वही टाइम चल रहा है जिस साल में रॉजर ने वन पीस को खोज लिया था या फिर अभी खोज लेगा। रॉजर वॉज एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम। और ठीक इसी टाइम पर ड्रैगन भी अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था, वो रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने की कोशिश में था। तो ये दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल्स इसी समय पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद हमें ड्रैगन की फोटो देखती है अखबार में, जिसको कुमा देख के बोलता है कि ये तो बहुत कूल आदमी है, मुझे भी इसके जैसा बनना है। और वो बोलता है कि मैं भी एक दिन समुद्र में बाहर निकल जाऊंगा और हीरो बन के लोगों की रक्षा करूंगा। भाई तू माय हीरो एकेडमिया में जाना था, इधर कहाँ से आ गया फिर। तब तक कोई दरवाजा खटखटा देता है और वो उनको मछलियां ऑफर कर रहे हैं इतने सारे हेल्प करने के लिए। इस पे कुमा उनको शुक्रिया अदा करता है और जिनी उधर से एक डब्बा चलाकर मारती है कि चूतिया हो क्या, मैंने तुझे प्रपोज किया, तूने रिप्लाई भी नहीं दिया। और अच्छा वो उसने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि हाउ विल यू गाइस बैंग। अब इसी तरह से 3 साल निकल जाते हैं और कुमा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन से 22 साल पहले की बात है, यानी कि रॉजर अब वन पीस खोज चुका है और वो किंग ऑफ द पायरेट्स बन चुका है। अब ये जो प्रेजेंट डे है, इस दिन बहुत बड़ा कुछ हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुमा जो है वो मेन सिटी में पहुंच चुका है और वो लोगों के ऊपर चिल्ला रहा है कि भाई जिन लोगों को तुमने किडनैप करके रखा है उन लोग को छोड़ दो। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया है और ये लोग बोल रहे हैं कि हम रॉयल नाइट्स हैं, अगर तुम हमारे ऊपर चिल्लाओगे, अगर तुम हमसे बगावत करोगे तो तुम एक एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाओगे, एक क्रिमिनल बन जाओगे। और उन्हीं में से एक रॉयल नाइट बोलता है कि सुन बे पंडित, तूने सुना नहीं, हमें अलाउ कर दिया गया है कि हम तुम साउथ के लोगों के साथ जो मन करे वो कर सकते हैं। कोई साउथ का बंदा देख रहा है यार, आई रियली डोंट मीन इट, ओके। मैं खुद ही साउथ इंडिया में रहता हूँ, मैं क्यों तुम लोगों से पंगे लेना चाहूंगा, है ना। पहली बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम लोग बोल क्या रहे होते हो, और मैं बिल्कुल समझना चाहता हूँ बट सच में नहीं समझ में आता। आई ट्राई माई बेस्ट। अब इसी चीज पे कुमा चिल्लाकर बोलता है कि तुम हम साउथ के लोगों को स्लेव बनाना चाहते हो। और ये चीज सुन के तो ऐसा लगता है कि कुमा के अंदर किसी ने माचिस जला दी और बम फोड़ दिया, कि कुमा तुरंत अपनी पावर्स को उनके ऊपर रिलीज कर देता है। वो बड़ा सा पाव उनके ऊपर रिलीज कर देता है, ऐसी पावर जिससे एक टाइम पर ओर्स नाम का जायंट भी नीचे बैठ गया था। अब यहाँ पर साउथ वर्ड का लेके मैंने ऑल्दो मजाक थोड़ा सा बना दिया, बट यहाँ पर जो साउथ वाला प्रॉपर वर्ड है कि साउथ वाले लोगों को लेके यहाँ पर स्लेव्स बनाने की कोशिश हो रही है। आई होप तुमने साउथ अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी होगी कि कैसे साउथ अमेरिका के काले लोगों को, जो व्हाइट लोग हैं, वो लोग उनको स्लेव बना के रखा करते थे। और आगे चल के अब्राहम लिंकन जी ने ही ये स्लेवरी खत्म की थी, जिसके बाद उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे यहाँ पर हमें उस किंग का भी अजीब सा चेहरा दिखता है, जहाँ पर एक उसका मंत्री आके उसको बताता कि देख भाई सुन मेरी बात, ये जो तूने बना रखा है ना, ये जो तूने लॉ बनाया है, हो सकता हो ये लोगों को ना पसंद आए, ठीक है। जिसपे किंग बोलता
बोलता है कि उससे हमें झांटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो मन करे हम वो करेंगे और लोग भी इसको धीरे धीरे अडेप्ट कर लेंगे और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे। आई थिंक यही हुआ था नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत समय पहले। तो किंग का ये जो नया डिसीजन था वो कुछ ऐसा था कि इस तारीख से अब जो इनका सॉर्बेट किंगडम का जो पूरा बॉर्डर है वो इन्होंने आधा कर दिया है, नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जो भी ये लोग टैक्स पे करते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स को वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कितनी है उससे डिसाइड किया जाता है कितने लोग वहां पर रहते हैं। तो इसी वजह से जो बूढ़े लोग हैं उन्हें साउथ की तरफ ढकेल दिया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है और ये बूढ़े लोग ज्यादा कमा भी नहीं पाते। और इसी साउथ के एरिया में ही कुमा भी रहता था, उसका चर्च भी वहीं पर था। खैर अगला सीन हम देखते हैं जेल का, जहां पर कुमा को पकड़ के, पता नहीं कैसे कुमा को पकड़ के इन लोगों ने जेल में डाल दिया है। कैसे पकड़ा उसने तुझे यार? मतलब क्या लड़ते लड़ते रुक गया था क्या बीच में? ऐसा हो सकता है कि इस बंदे को ब्लैकमेल किया गया कि हम इसकी जान ले लेंगे, नहीं तो तुम रुक जाओ, इसीलिए इसको फिर जेल में बंद कर दिया गया। और उसके साथ हम देखते हैं कि जिनी और उसके बाकी के दोस्त भी पकड़े गए, जहां पर कुमा पूछता है कि भाई तुम लोग कहाँ पीछे पीछे चले आए? तो जिनी बोलते कि हमने ट्राई किया तुम्हें छुड़ाने का, उसके चक्कर में हम भी पेले गए। कुमा यहाँ पर जिनी को बोलता है कि ये जो कंट्री है ना, ये बहुत बड़ा सा नाला बनने वाला डिस्क्रिमिनेशन और हेट का। यहाँ का जो एक राजा है ये बिल्कुल सेलेस्टियल ड्रैगन्स की कठपुतली बन चुका है, जो कि उनके लिए कुछ भी करेगा। और ये जो नई पॉलिसी इसने इम्प्लीमेंट की है इसको भी ऊपर से दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेज हमारे यहाँ के राजाओं को पपेट राजा बना दिया करते थे, उनको डिवाइड एंड रूल करके। यहाँ पर जिनी उसको बोलती है कि अगर तुम रेबिलियन करने की सोच रहे हो, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम सत्ता उलट पलट कर दो, तो तुम भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स या फिर नेवी की नजर में एक क्रिमिनल बन जाओगे। अभी इतना बोल ही रही होती है कि तब तक सिटी में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर राजा को चेतावनी दी जाती है कि यहाँ से भागना पड़ेगा। और अगले पैनल में हम दो बड़े कैरेक्टर्स की परछाई देखते हैं, जो कि उस राजा को गाली देते हुए बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है हम तुझे यहाँ से भागने देंगे? तू जो ये सेलेस्टियल ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, तेरा चेहरा देख के मुझे अब उल्टी आ रही है और तुम समझ चुके हो कि इस आइलैंड पे अब किसने कदम रख दिया है। आई थिंक शैंक्स के बाद यही वो बंदा है जिसको देख के लोग थोड़ा पागल हो जाते हैं। और जस्ट अगले पैनल में हमें गुड न्यूज मिल जाती है कि किंग को यहाँ से मार के भगा दिया गया, सत्ता पलट गई है और अब सारे स्लेव के लॉस जो है वो खत्म कर दिए गए। यहाँ पर ड्रैगन इवानकॉफ से बोलता है कि जिस आदमी का रेफरल तूने लगाया लगता है उसने बहुत ज्यादा तबाही की है ऑलरेडी इस सिटी में। इस पे इवानकॉफ बोलता है कि ड्रैगन तुझे उससे सच में प्यार हो जाएगा, एक बार इंटरव्यू लेके तो देख। और तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि इवानकॉफ और ड्रैगन अंदर आ गए हैं, जहाँ पर इवानकॉफ बोल रहा है कि कुमा और जिनी तुम दोनों तो पकड़े गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं पास के ही आइलैंड पर था। कुमा और जिनी इवानकॉफ को देखकर चौंक जाते हैं और वो और भी ज्यादा चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि वो ड्रैगन के साथ इस समय काम कर रहा है। इवानकॉफ यहाँ पर कुमा को बोलता है कि अगर तू वैसा ही आदमी है जैसा हुआ करता था तो क्या तू मेरे साथ चलेगा और दुनिया को बदलने की कोशिश करेगा? और इसी के साथ अगले पैनल में हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी, जिसमें सबसे आगे हम खड़े हुए देखते हैं लूफी का बाप यानी कि सन ऑफ मंकी डी गार, या फिर जिसे हम जानते हैं द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस, मंकी डी ड्रैगन। आज के टाइम पे ये बंदा पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस की लिस्ट में आता है, जिसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक एक आदमी पड़ा हुआ है। हाँ भाई, ये वही आदमी है जिसने प्रेजेंट के टाइम पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स का खाना तक बंद करवा दिया है। और इसी के साथ ओडरसन से हमको बताते हैं कि प्रेजेंट के टाइम पे जब ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रॉजर की मौत हो चुकी है और ओहारा में इतना भयानक जेनोसाइड देखने के बाद सभी के सभी फ्रीडम फाइटर्स अब हथियार उठाने पे मजबूर हो चुके हैं। जितने भी करप्ट लोग हैं अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप के साथ दो मेन लीडर्स के साइड में एक तीसरा लीडर जुड़ने में भी जरा भी टाइम नहीं लगा, जिस दिन कुमा ने इसको ज्वाइन किया। और आगे चल के इनका नाम बदलता है और इसी नाम से हम इनको जानते हैं एज द रेवोल्यूशनरी आर्मी। लेकिन ड्रैगन को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि वो कितने हवा में है, जब उसको याद आता है कि उसके पास पैसा नहीं है। वो बोलता है कि हमारे पास बिल्कुल भी फंड नहीं है और अब से हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जिनके अंदर सच में दम है कि वो अपने किंग को, मतलब उनकी सत्ता को पलटना चाहते हैं। हम मर्सनरीज की तरह काम करेंगे और ये लोग जो ऑलरेडी अपने गवर्नमेंट से परेशान है इन्हें और ज्यादा भड़काएंगे। जितने भी लोगों को हम रिक्रूट करेंगे उनके अंदर वेपन्स की ट्रेनिंग पूरी तरह से घुसानी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी आर्मी बनाना चाहता हूँ जो कि इस पूरे दुनिया में बिना किसी प्रॉब्लम के फैलती चली जाए। खैर ये सब तो ड्रैगन बोल ही रहा होता है, लेकिन कुमा उससे पूछता है कि आखिर तुमने वेपन्स के बारे में कहाँ से सीखा? जिस पर ड्रैगन बोलता है कि मैं पहले नेवी के साथ काम किया करता था। जी हाँ, ड्रैगन एक टाइम पर मरीन था। अपने बाप को मरीन देखने की वजह से उसने भी सरकारी नौकरी ले ली, बट लेटर ऑन उसको पता चलता है कि वहां पर कोई भी जस्टिस नहीं होती है, जिसकी वजह से उसने मरीन्स को छोड़ दिया और आगे चल के खुद उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी या फिर फ्रीडम फाइटर्स की आर्मी बनाई है। इस बात पर इवानकॉफ भी बोलता है कि चाहे नेवी हो या रेवोल्यूशनरी आर्मी, ड्रैगन हमेशा नॉर्मल जनता की हेल्प करना चाहता है। और इस बात पर कुमा बोलता है कि टेंशन नहीं लो ड्रैगन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर ड्रैगन उसको यही बात बोलता है कि देखो तुमने हमें ज्वाइन किया है, मैं
तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुमा अपने घर पहुंचता है और उसको सभी लोग देख के बहुत ज्यादा खुश हैं। भले उसने सरकारी नौकरी नहीं ली है, प्राइवेट वाली ले ली है, बट उसके गाँव वाले उससे अभी भी खुश हैं और वो अपने गाँव वालों से हमेशा मिलने जाता रहता है क्योंकि उसको उनकी केयर है। उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। 8 सालों तक सूरज नॉर्मली उगता है और नॉर्मली ही ढलता है, अंटिल एक बहुत ही डार्क डे सामने आता है कुमा के। प्रेजेंट टाइम से 14 साल पहले एक सर्टेन किंगडम पे यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनी को, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी की अब एक कमांडर बन चुकी है और वो बहुत ज्यादा खुश लग रही है। तो इस पे जिनी बोलती है कि ये तो बहुत ऑब्वियस है, तुम लोग तो समझ ही सकते हो। वो दिन बहुत पास आ रहा है जब कुमा के स्क्वाड के साथ कैचअप करेंगे। मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ बोनी लौंडे में दम ही इतना है कि तुम उसको भूल नहीं पाओगी, है ना। खैर ये जो सर्टेन किंगडम है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एमओ के ऊपर इस समय बैठी हुई है जिनी। तो हो सकता है यहाँ पे आर्म्स डीलिंग वगैरह हो रहा हो और इससे मैं तुम्हें बता सकता हूँ एंड में कि आखिर वो सर्टेन एनिमी कौन हो सकता है जिसने जिनी को किडनैप होने में हेल्प कराई है। यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स कुमा को बोलते हैं कि वो बहुत लगी है क्योंकि जिस मैडम को वो लोग फैंटेसाइज करते हैं वो तो कुमा की दीवानी हो रखी है। और जिसपे बोनी बोलती है कि तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। और तभी हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि एक बंदा वहां पर मतलब आ गया है, सिर्फ उसके पैर दिख रहे हैं नीचे। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर फोन लगाया गया है, यानी कि बाल्टिगो पे। और वहां पर कोई चिल्ला रहा है कि ड्रैगन सान हमारी बात सुनो, बहुत भयंकर गड़बड़ हो गई है। एनिमी ने हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन गलती से जिनी को इस समय एनिमी ने किडनैप कर लिया है और अब हम उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और लास्ट लाइन डिस्टर्बिंग न्यूज के साथ चैप्टर नंबर 1096 खत्म। अभी चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर किसने कैप्चर किया इस समय जिनी को। तो यहाँ पर दो बहुत ज्यादा पॉसिबल मेरे को लग रहे हैं। सबसे पहला तो अपना अकाइनू है, जिसके बारे में इंटरनेट पर ही बात हो रही है क्योंकि अकाइनू बहुत ज्यादा हेट करता है इन सभी रेबेलियन लोगों को। तो अकाइनू हो सकता है जो कि वहां पर उस समय धीरे से जिनी को पकड़ लिया हो, बट वो भी बहुत सुनने में अजीब लगता है कि अकाइनू खुद जाएगा, कंसिडरिंग कि वो उस टाइम पर ऑलमोस्ट एक वॉइस एडमिरल हो गई। यहाँ पर जो मुझे दूसरा कैंडिडेट लगता है, क्योंकि हमने अभी एमओ का बक्सा देखा और हमें पता आर्म्स डीलिंग कौन करता है अंडरग्राउंड में, तो मेरे को जहां तक लगता है ये बंदा हो सकता है डोफ्लामिंगो के साथ हमने ऑलरेडी एक मैटर देख रखा है रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ। तो हिस्ट्री क्योंकि रिपीट होती रहती है वन पीस के वर्ल्ड में, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डोफ्लामिंगो के इंटरसेप्ट करने की वजह से ही यहाँ पर जिनी पकड़ी गई होगी। और टेंशन नहीं लो, जिनी को छुड़ा लिया जाएगा। जैसा कुमा की माँ के साथ हुआ था वैसा ही कुमा की वाइफ के साथ नहीं होगा। आई होप सो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तक बोनी पैदा नहीं हुई है ना, और बोनी का हमने चाइल्डहुड देखा भी नहीं, मतलब पैदा तो कुछ समय बाद ही होगी। तो इसी वजह से मेरे को नहीं लगता कि ये, लेकिन वैसे भी हमने बोनी का बेबी लुक देखा नहीं है, क्या पता वो पैदा हो गई और बाल्टिगो पे ही रह रही हो। तो ये भी हो सकता है क्योंकि बोनी का जो कुछ भी एज है वो इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आज से 14 साल पहले यानी कि प्रेजेंट में बोनी 14 साल की होगी और देख के लगता नहीं कि वो 14 साल की है। तो पॉसिबली वो ऑलरेडी पैदा हो चुकी हो और ये बंदा कोई और हो सकता है। और शायद जिनी इसके बाद यहाँ से छूटेगी नहीं, जिसकी वजह से शायद कुमा में भी ब्लैकमेल हो सकता है और उसके बाद वो जाके वेगापंक के अंडर काम करने लगेगा, खुद को मॉडिफाई कराने लगेगा ताकि वो अपनी बीवी को छुड़ा सके या फिर मे भी अपनी बच्ची को छुड़ा सके। वॉट एवर द केस मे बी। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, कुमा के लिए मुझे बहुत बुरा फील होता है कि जैसे उसके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। फाइनली वो किसी तरह से जाके सेटल हो रहा था तो वहां पर किंग लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। किस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहा था रेवोल्यूशनरी आर्मी में, तो उसकी वाइफ किडनैप हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मादरचोद था जिसने उसको किडनैप कराने में मतलब हेल्प कराई है। एंड आई होप तुम लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर नंबर 1096, जिसका टाइटल था जिनी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ चैनल का नाम चेंज कर दूं क्या, या फिर यही नाम रखूं। इस चैनल का नाम इसको सूट नहीं करता जो इसका थीम है। तुम लोग बताओ तुम लोग क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।